गाइस, वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। आज हम अपने फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा पुराना डिस्कशन चल रहा था वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पे चल रहा था कि कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है, वेस्टर्न एजुकेशन का। ठीक है, वी टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न एजुकेशन, नॉट की ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। हमने पहले दिन क्लास में बताई थी कि इंडिया की ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम, जिसको हम आश्रम वाला सिस्टम कहते थे, आश्रम सिस्टम कहा जाता था, वो सिस्टम इंडिया की हमेशा से बहुत ही एडवांस और बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी की रही है। लेकिन इट ओनली प्रोवाइड्स द ट्रेडिशनल एजुकेशन, इट प्रोवाइड्स द एजुकेशन अबाउट द culture, it provides the education based on the Upanishads and Purans. This so these education the education those are provided education provided in the gurukuls या फिर the curriculums of the gurukul were basically aligned towards the cultural and traditional aspects of the Indian society. They are never providing the globalized education. ठीक है ना, these never confined itself to never uh, aligned itself towards the globalized type of education system, western type of education system, या फिर कह सकते हो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम या फिर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, फिजिकल साइंसेस, सोशल साइंसेस के एजुकेशन का जो कंसेप्ट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जब हमारे यहाँ डेवलपमेंट होती है, मतलब जब हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट होता है, इंपीरियलिज्म स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो यूरोप से इंडिया में एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लेके आते हैं। ठीक है, तो हम इस ऑनगोइंग सीरीज या लेक्चर सीरीज में यही डिस्कस कर रहे हैं इस समय कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंडिया में किस तरीके से कॉलोनियल पीरियड में होता है, क्या क्या फेजेस होते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में, वो पहला डिस्कस किया कि प्रोविजन ऑफ 1813, प्रोविजन ऑफ 1813। ठीक है, एक तो ये डिस्कस किया जिसमें क्या आया था, 1 लाख रुपीज पर एनम की 1 लाख रुपए पर एनम की बात हुई थी देने की, जो कि 1823 तक दिया नहीं गया था। ठीक है, 1823 के बाद राजा राम मोहन राय ने प्रोटेस्ट किया था, एजिटेशंस किए थे, तो फिर जाके उनको सपोर्ट सिस्टम मिला था, कुछ पैसा मिलना स्टार्ट हुआ था। दूसरा देखिए, दूसरा हमने पढ़ा था कि इसके बाद एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी कंट्रोवर्सी, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी ये हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या था कि एंग्लिसिस्ट वो लोग थे जो कि इंग्लिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन के सपोर्टर थे। और इंटेलिस्ट वो लोग थे जो कि वेस्टर्न एजुकेशन के तो सपोर्टेड थे उन्होंने, लेकिन साथ में कहा कि ट्रेडिशनल एक्सपेंशन भी होना चाहिए, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का एक्सपेंशन भी होना चाहिए। यहाँ पे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय दो इंपॉर्टेंट लोग आएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का तो आना ऑब्वियस है क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन राजा राम मोहन राय का आना भी राम मोहन राय का आना आपको सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। 1820 के अलोंग में आफ्टर द 1820s क्या हुआ था कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे, और हर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लगभग लोगों का एक ही वो था, एक ही एजेंडा था कि लोगों को सुपरस्टिशियस हिंदुइज्म से या फिर एक्सट्रीम हिंदुइज्म ट्रेडिशन से बाहर निकाला जाए, और ये चीज करने के लिए उनको मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियल्स की जरूरत थी, तो इसलिए ये लोग एंग्लिसिस्ट सपोर्टर थे। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अभी हम इसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन राय और बाकी जो 1820s में बंगाल यंग इंडिया बंगाल मूवमेंट होता है, फिर ब्रह्म समाज एस्टेब्लिशमेंट होती है, तो लॉट मोर सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज हो रही थी इस समय, तो फिर हम उसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे पढ़ा वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854, and then at last we have discussed about the your Hunter Commission, Hunter Commission 1882, 83। ठीक है, तो ये चार चीजों का डिस्कशन हमने कर चुके हैं। अब हमको डिस्कस जो नेक्स्ट करना है वो अगला एक्ट आएगा हमारा, जिसको हम कहते हैं रेलिंग कमेटी का, सॉरी रेलिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आता है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटीज एक्ट। ठीक है, ठीक है, अगली जो एक्ट आती है वो 1904 में आता है, 1904 में
आता है, कौन आता है? यूनिवर्सिटी एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में। अब 1904 में यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है, तो ये किसके रिकमेंडेशन पे आता है? रिकमेंडेशंस ऑन, मतलब ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ रेलिंग कमिटी, रेलिक्स कमिटी, ठीक है। रेलिक्स कमिटी की रिकमेंडेशंस पे आता है कौन सा? यूनिवर्सिटीज एक्ट 1905। गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो ये चीजें हो गई रेलिंग कमिटी के कहने पे यूनिवर्सिटीज एक्ट आती है, और 1904 में, और उस समय लॉर्ड गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड कर्जन हमारे। अब ये देखिएगा होता क्या है कि हंटर कमीशन की रिकमेंडेशंस और वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशंस, सॉरी, दोनों ही रिकमेंडेशंस में ये बात कही गई थी कि दोनों ही रिकमेंडेशन प्राइवेट इंटरप्राइजेस के प्रमोशन पे बहुत ही ज्यादा फोकस किए थे, एम्फेसिस दिए थे। उन्होंने बहुत ही ज्यादा दबाव दिया था कि देश में प्राइवेट इंटरप्राइजेस का इंट्रोडक्शन होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, और उसके लिए गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए प्राइवेट इंटरप्राइजेस का, कि उनको ग्रांट्स दे, उनको सपोर्ट दे, उनको मतलब पेपर वर्क में सपोर्ट दे, कि ताकि बहुत सारे एक्टिविटीज हो, मतलब बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आ सके। और ऐसा हुआ भी 1882 के हंटर कमीशन के बाद बहुत सी यूनिवर्सिटीज खुली, लगभग 7-8 यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली, प्राइवेट कॉलेजेस खुले, जिनको यूनिवर्सिटी से एफिलिएशंस मिली, जो यूनिवर्सिटीज उस समय एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो यूनिवर्सिटीज थी, ये जो कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली, वहां पे कंटिन्यूअस डिक्टराइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा था, डिटोराइजेशन ऑफ डिटोरिएशन ऑफ एजुकेशन। इट मींस कि कंटिन्यूअसली एजुकेशन की वैल्यू घटती जा रही थी। देयर वाज अ डिग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन दिस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, एंड इट वाज supported and accepted by the Indian reformers also, ठीक है। The Indian political, and they become the factories of producing the revolutionaries, ठीक है। तो हुआ क्या कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज private universities flourished after 1882, that is हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन के बाद से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फ्लरिश, बट एजुकेशन डिग्रेड्स, ठीक है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही घटाव देखा गया, डिटोरिएशन देखा गया, बहुत ही ज्यादा कमी देखी गई एजुकेशन सिस्टम में। क्यों? बिकॉज यूनिवर्सिटीज become factory of producing, nationalist revolutionaries, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज। तो ये हुआ कि प्राइवेट 82 के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो आई, लेकिन एजुकेशन डिग्रेड हुआ। वो नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी प्रोडक्शन का ज्यादा केंद्र बन गए। वहां पे देश के सरकार के खिलाफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो नेता हुआ करते थे, लोगों को सरकार के खिलाफ, स्टूडेंट्स को सरकार के खिलाफ प्रमोट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए ब्रिटिश कंपनी ने क्या हुआ कि रेलिंग कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट की, देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है यूनिवर्सिटीज में, और क्यों एजुकेशन फ्लरिश्ड हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसी के रिकमेंडेशंस पे यूनिवर्सिटीज एक्ट आती है, और यूनिवर्सिटीज एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस लाए गए देखिएगा। पहला तो यूनिवर्सिटीज एक्ट में बोला गया कि मोर एलिनेशन, मोर emphasis on education and research, ठीक है। पहली चीज बात बोली गई। दूसरा क्या बोला गया? ग्रांट्स वर मोर इंक्रीज, 5 लाख रुपीज पर एनम फॉर 5 years, ठीक है। 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का ग्रांट हर साल देने की बात की गई यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तीसरा, रेगुलेशंस
should be made strict for providing affiliations to private colleges, ठीक है। चौथा क्या था, the government have veto over legislations and working of universities, ठीक है। ये बात हो गई। एक बात और कही गई कि द नंबर ऑफ फेलोज and its duration and their duration in offices reduced, ठीक है। ये 5 प्रोविजंस किए गए यूनिवर्सिटीज एक्ट में। और भी प्रोविजंस थे, ये बेसिक प्रोविजंस थे जो एजुकेशन के अपग्रेडेशन पे किया गया यूनिवर्सिटी से। क्या क्या किया गया, कहा गया कि यूनिवर्सिटीज को एजुकेशन और रिसर्च पे एम्फेसिस करने की ज्यादा जरूरत है। वो इन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरीज को छोड़ के गवर्नमेंट इस तरीके इसको अपने अंडरटेक करे और ये ध्यान दे कि वहाँ पे एजुकेशन के इंक्रीजमेंट किया जाए, वहाँ पे रिसर्च किया जाए, ना कि इन अनवांटेड चीजों पर ध्यान दिया जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, 5 लाख रुपए पर एनम 5 साल के लिए उसकी ग्रांट को यूनिवर्सिटीज के बढ़ा दिया गया। कहा गया कि 5 साल तक 5 लाख रुपए ग्रांट मिलेगा यूनिवर्सिटीज को अपग्रेड करने के लिए। तीसरा क्या हुआ कि रेगुलेशन, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी से अपने ये भी रिकमेंडेशंस दिया कि भैया आप प्रोविजंस को इतना स्ट्रांग बनाइए कि प्राइवेट कॉलेजेस को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस को एफिलिएशन ना मिल सके, या मिल सके भी तो केवल ये ध्यान दे के मिल सके कि वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरीज क्रिएट ना करे, क्योंकि ये सरकार के ही खर्चे पे पड़ के सरकार के खिलाफ ही विद्रोह करने के लिए तैयार होने वाली फैक्ट्री थी, ठीक है। तो इस पर ध्यान दिया गया। चौथा कहा गया कि गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटीज की वीटो होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट अपने यूनिवर्सिटीज के किसी भी रेगुलेशंस को बनाने के लिए या किसी भी तरीके से उसके प्रोविजंस को यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास होनी चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और पांचवा बोला कि द नंबर ऑफ फेलोज एंड द ड्यूरेशन इन द ऑफिसेस रिड्यूस। बहुत सारे जो फेलोज हो चुके थे, मतलब कि यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे प्रोफेसर टीचर्स हो चुके थे, उनके नंबर्स को रिड्यूस करने की बात की गई, ठीक है। कि अगर उनके नंबर्स को रिड्यूस किया जाएगा और उनकी इफेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब इस चीज का बहुत अच्छा ध्यान रखा लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटीज एक्ट, एंड दिस एक्ट वाज वेरी मच, कहते हैं कि वेरी मच जस्टिफाइड बाय द लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने इसकी हर पॉलिसीज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया। लॉर्ड कर्जन ने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत अच्छा काम किया, बहुत से कॉलेजेस बनाए, बहुत स्ट्रिक्टेड पॉलिसीज बनाई और यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन को काफी क्या किया, इम्प्रूव किया। लेकिन एजुकेशन की इम्प्रूव में थोड़ी सी इनकी कमी थी। कमी ये थी कि उनका जो आउटलुक था वो ब्रिटिशर्स आउटलुक था, ऐसा नहीं था कि वो आउटलुक एजुकेशन स्प्रेडिंग की तरफ था, ठीक है। उनका जो आउटलुक था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन का वो नैरोअर था। ही वांटेड टू डिसिप्लिन द एजुकेटेड लॉयल्टी टू द ब्रिटिश कंपनी। वो चाहते थे कि जो भी फैक्ट्रीज से यूनिवर्सिटीज से पढ़ के लोग निकले वो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल होते। ये तो सबने किया था, यही तो कंसेप्ट ही था ब्रिटिशर्स के एजुकेशन डेवलपमेंट का इंडिया का। तो इसके लिए बहुत गलत उनको नहीं कह सकते, वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनका काम था कि उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट के लिए उन्होंने लॉयल्टी दिखाई। लेकिन हाँ, उनके इस बात में तारीफ की जाती है कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत अच्छा काम किया, यूनिवर्सिटीज एक्ट के हर रेगुलेशंस को बहुत अच्छा पास करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एक लिगेशन 1944 यूनिवर्सिटीज एक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1904 के बाद एक 1906 में घटना होती है बड़ौदा।
बड़ौदा इंडिया का एक स्टेट रहता है, उसने क्या किया कि फ्री एंड कंपलसरी एक्ट, बड़ौदा एक प्रोविजन वो रहता है, स्टेट रहता है, ठीक है। बड़ौदा को एक स्टेट बनाया गया था पहले की, जो स्टेट की बाइफॉर्केशन थी या डिवीजन था कुछ अलग था, तो स्टेट एक प्रोविजन रहता है। तो स्टेट में बड़ौदा स्टेट ने क्या लिगेशंस बनाया, बड़ौदा पास्ड a bill in 1906, sorry 1906, passed act to provide free and compulsory education to all, ठीक है। बड़ौदा ने क्या किया कि बड़ौदा एक स्टेट था जिसने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल का एक्ट पास किया अपने असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसी आधार पे 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले ने काफी डिमांड किया सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि भैया आप भी एक रेजोल्यूशन पास कीजिए, आप भी एक ऐसी पॉलिसीज को ले आइए जिससे कि फ्री एंड एजुकेशन एक्ट मिल सके सबको, ठीक है। तो किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने लेजिस्लेटिव असेंबली में डिमांड की। 1913 की बात करते हैं, ठीक है। 1913 में लेजिस्लेटिव गोपाल कृष्ण गोखले demanded for similar bill, ठीक है। demanded for similar bill in central legislative assembly, legislative assembly for improvement of education in India, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एक ऐसे ही डिमांड कर दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये बड़ौदा एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी और इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कर दी कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस 1913 में एक बिल तो वो पास करती, लेकिन बिल पास करने में उसने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का बिल नहीं पास किया। हाँ, उसने इरेडिकेशन ऑफ एजुकेशन मतलब इरेडिकेशन ऑफ अनएजुकेशन को हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अनएजुकेशन को इरेडिकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। और उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट्स को तुरंत कहा कि आप जल्द से जल्द एक लेजिस्लेशन बनाइए, जल्द से जल्द एक इम्प्रूव स्टेप्स उठाइए ताकि एजुकेशन को हम इम्प्रूव कर सकें और कंपलसरी एजुकेशन पूरे सेक्शंस को प्रोवाइड कर सकें, फ्री एजुकेशन सेक्शन कम्युनिटीज को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो इन 1993 गवर्नमेंट refused to take responsibility of free and compulsory education to all, free and compulsory education to all, but taken the but decided to move further for eradicating illiteracy and in lieu of that directed provincial governments to take requisitive measures, ठीक है। तो ये 1913 में हुआ। 1913 में एक सिमिलर बिल पास करने की बात हुई, लेकिन बिल पास नहीं होता है। 1913 में ये बात होती है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में डिमांड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का किया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
लेकिन वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हम इलिटरेसी को इंडिया से हटाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए उन्होंने तुरंत प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक सपोर्ट किया, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक तुरंत वो दिया, डायरेक्शन दिया कि आप तुरंत जल्द से जल्द एक ऐसा स्टेप लें जिससे इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी पे काम हो सके। ठीक है, तो 1913 में गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशंस लिए। इसके बाद क्या होता है कि फिर इस सारे के बाद सेडलर कमीशन को सेटअप किया जाता है। देखिए कि सेडलर कमीशन की जो सेटअप हुआ था वो, उसके बाद एक सेडलर कमीशन की सेटअप होता है। सेडलर कमीशन का जो सेटअप हुआ रहता है वो होता है कलकत्ता यूनिवर्सिटीज के पॉलिसीज को, कलकत्ता यूनिवर्सिटीज के वर्किंग को देखने के लिए। ठीक है, फिर लगभग 1918-19 की बात है, ये 1917-19 की बात है, 1917 to 19। ठीक है, कमीशन वाज सेडलर यूनिवर्सिटीज कमीशन, सेडलर्स यूनिवर्सिटी कमीशन। सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की जो सेटअप हुई थी वो कलकत्ता यूनिवर्सिटीज की रेगुलेशंस के लिए हुई थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटीज के रेगुलेशन को चेक करने के लिए हुआ था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटीज में क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे उसको इरेडिकेशन किया जाए। लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज में बाद में इंप्लीमेंट कर दी गई, मतलब हर जगह इसकी इम्प्लीमेंटेशंस को मान लिया गया, सेडलर कमीशन के इम्प्लीमेंटेशंस को। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस इसकी क्या थी? पहली रिकमेंडेशन इसमें जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आई थी वो ये थी कि हाई स्कूल लेवल पे यूनिवर्सिटीज में एंट्री ना देके इंटरमीडिएट लेवल पे दिया जाए, मतलब कि जो स्कूलिंग है वो 12 इयर्स की जाए, उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज लेवल पे लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, दैट इज 12 years of schooling curriculum। ठीक है, 12 years of introduction of intermediate courses, that is 12 years of curriculum, schooling curriculum, मतलब कि लगभग 12 साल की स्कूलिंग क्यूरिकुलम की बात की गई। ठीक है, लगभग 12 साल का अब स्कूल क्यूरिकुलम किया जाए, 12 साल तक लोगों को पढ़ाया जाए, उसके बाद यूनिवर्सिटीज में भेजा जाए, ना कि यूनिवर्सिटीज को हाई स्कूल के लेवल पर भेज दिया जाए। पहली चीज किया। अब ये क्यों किया? दिस वाज टू, ये जो चीजें थी, मतलब ये 12 ईयर की क्यूरिकुलम की क्या हुआ, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन universities of non-university level students। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज पे उन लोगों का प्रेशर हटाने के लिए जो यूनिवर्सिटी लेवल के हाई नहीं है, उन स्टूडेंट्स की प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज लेवल पे हाई नहीं है। आज बात समझ में, एक ऐसे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज में जाना नहीं चाहते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टैंडर्ड्स को मैरिट नहीं कर पा रहे, वो उतने कैपेबल है नहीं कि यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन को समझ जाए, फालतू में उन पर रिसोर्सेज को नुकसान ना किया जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरा, टू प्रोवाइड to provide alternate education to those who don't want to be part of central education, part of higher education। ठीक है, तो दो ये बड़े रीजंस थे कि आप, भैया ऐसा है कि आप उन लोगों को यूनिवर्सिटीज लेवल को, पहली बात तो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को हटाइए, यूनिवर्सिटी लेवल के हैं नहीं,
और दूसरा हायर एजुकेशन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते थे, ठीक है, तो उनको भी आप ऐसा कीजिए कि उनके भी के लिए एक अलग कोर्स स्टार्ट कीजिए, वही जो वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई या इन चीज़ों के लिए उनको 2 साल और ट्रेन करके और उसके बाद उनको यूनिवर्सिटीज़ में ना भेज के इन वोकेशनल ट्रेनिंग में प्रमोट कर दिया जाए। तो इसलिए भी था। तो ये 2 कारण थे इसको एक स्कूलिंग इंटरमीडिएट स्कूलिंग सिस्टम क्यूरिकुलम्स को स्टार्ट करने का। इसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, उसके बाद इस कमीशन ने सेपरेट बोर्ड की मांग की इन्हीं 2 के लिए, ठीक है, वो इंटरमीडिएट के लिए और प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के लिए। सेपरेट, सेकंड पॉइंट, सेपरेट बोर्ड्स फॉर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ठीक है। तो सेपरेट बोर्ड की बात की गई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एजुकेशन सिस्टम के लिए, वही 10th के लिए अलग लेवल और दूसरा। तीसरी बात कही गई यूनिवर्सिटीज शुड बी मेड, यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन should be made less flexible, ठीक है। यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन शुड बी मेड लेस फ्लेक्सिबल, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में वो हुआ था ना कि बाद में यूनिवर्सिटीज एक्ट में ये कहा गया था कि स्ट्रिक्ट को इतना स्ट्रिक्ट बनाया जाए, इतना रेगुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि ज़्यादा लोग इसमें यूनिवर्सिटीज में वो एडमिशन ही ना ले पाए। इसमें यही कहा गया था कि यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए या उसके एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एजुकेशन सिस्टम को रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको बहुत उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, मतलब आपको ऐसा कुछ रेगुलेशन बनाना पड़ेगा जिससे बहुत कम लोगों को एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में क्या मिले, एडमिशन मिले। तो वही बात यहाँ भी कहेगी कि उसके पॉलिसीज को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया था कि अब वो उसमें एडमिशन ही लोगों को नहीं मिल रहा था। यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़्यादातर लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो ये बोला गया कि यूनिवर्सिटीज रेगुलेशंस को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जाए ताकि एडमिशन लोगों को मिल सके। और चौथा वही पुराना वो डिस्पैच और वो वाली बातें कि वुमेन्स एजुकेशन पे एम्फेसाइजेशन, वुमेन्स एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, ठीक है, इन चीजों पे एम्फेसाइजेशन करने की बात की गई कि सेपरेट बोर्ड्स फॉर हाई स्कूल, वुमेन्स एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की पे ज्यादा आपको एम्फेसाइज करने की जरूरत है इन चीजों को करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ कहानी थी यहाँ पे सेडलर्स कमीशन की, सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की। तो ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट करने के लिए और इस पॉलिसीज को 1920 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए लागू कर दिया गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ क्या ना कि देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लागू करने का हुआ क्या कि मैंने आपको बताया था दूसरे में कि 1919 में क्या आता है, मॉनिटरी ट्रांसफर रिफॉर्म आता है। उसमें क्या किया गया कि एजुकेशन को प्रोविजनल सब्जेक्ट बना दिया गया, ठीक है। तो अब एजुकेशन को स्प्रेड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो किस पे चली गई, स्टेट गवर्नमेंट पे, प्रोविजनल गवर्नमेंट पे चली गई। और बाद में वही होता है कि हमने बताया था कि जो रिकमेंडेशंस थी अंडर कमीशन की जो प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी मतलब जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं जिनको हम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पर डेवलप करने की बार बार रिकमेंड किया गया, उन स्कूलों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो न्यूली सेटअप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दे दिया। जिस समय तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का रजिस्टर सेटअप हो चुका था तो उनकी जिम्मेदारी जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दे दिया जाए। यूनिवर्सिटी लेवल की जो यूनिवर्सिटीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एजुकेशन सिस्टम होगी वो प्रोविजन को दे दिया जाए। लेकिन बाद में 1919 के रिफॉर्म में क्या किया गया कि एजुकेशन को प्रोविजन का सब्जेक्ट ही बना दिया गया, ठीक है। तो 1919 में मॉड्यूल ट्रांसफर रिफॉर्म में प्रोविजनल सब्जेक्ट बना दिया गया। तो ये सेडलर कमीशन सारी की सारी प्रोविजनल गवर्नमेंट पे लागू हो ही जाएगी क्योंकि वो गवर्नमेंट ही अब एजुकेशन ही पूरा उनके फेवर में चला गया, तो अब उनके ऊपर ये कमीशंस की रिकमेंडेशंस को तो उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशंस, ठीक है। अब हमारे पास देखिएगा 2 कमीशंस और बचे हुए हैं, हमको 2 चीजें और डिस्कस करनी है। एक तो हमारे पास डिस्कस के लिए बचा है 1929 का हरतोक कमेटी,
ठीक है। और दूसरा हमारे पास बचा हुआ है 1944 का सार्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान, ठीक है, हम दोनों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सार्जेंट प्लान है और कुछ जनरल डिस्कशन अबाउट द एजुकेशन रिफॉर्म्स। जनरल डिस्कशन अबाउट एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, अबाउट एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ये 3 पॉइंट हमारे नेक्स्ट क्लास का एजेंडा, और उसके बाद भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एजुकेशनल रिफॉर्म्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखिएगा, अभी हम सारी चीजें जो भी स्टार्ट करेंगे वो चीजें स्टार्ट करें जो लगभग 18 सेंचुरी से स्टार्ट हुई, 19 सेंचुरी में स्टार्ट होती हैं, और उनका इम्पैक्ट दिखता है 20 सेंचुरी में, लेकिन चीजें हो रही थी ज्यादातर चीजें जो 19 सेंचुरी में होती हैं। ठीक है, तो अभी 19 सेंचुरी अब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो था वो ज्यादातर 19 सेंचुरी में लाइट है। 20 सेंचुरी आते आते वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। वही सोशल रिफॉर्म मूवमेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, वही सोशल रिफॉर्मेंट अब नेशनलिस्ट हो जाते हैं। अब उनका अप्रोच जो होता है वो देश में इंडिपेंडेंस लाने का हो जाता है, उसके पहले वो देश में सुधार की, सामाजिक सुधार की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जो इन तीनों का नेक्स्ट एजेंडा नेक्स्ट क्लास से है, उसके बाद खत्म करने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, क्या क्या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे थे सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर नेक्स्ट क्लास एंड हैव अ नाइस डे।